नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल टीयर गुरुजी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। जो आपको तीनों क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं उसके सारे टाइम टेबल आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। जो पहली क्लास है वो 8 बजे सुबह के टाइम, और दूसरी क्लास जो है आपको दोपहर के टाइम 1 बजे प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको भूगोल इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताए जाते हैं। और तीसरी क्लास जो आपको इस समय प्रोवाइड की जा रही है स्पेशल जीके की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग नए हैं वो लोग जुड़ें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए क्लास को आज शुरू किया जाए। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी लोग बताएं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये कांच या प्लास्टिक से बना हुआ एक पतला फाइबर होता है। तो जितने भी लोग नहीं जानते वो लोग जान लें। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिक प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है। बताइए सभी लोग, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आपका पहला व्यक्तिगत आय प्लस अनुदान, या व्यक्तिगत आय माइनस अनुदान, या व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, तो या चौथा व्यक्तिगत आय माइनस अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जवाब दे रहे हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो है आपका व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है, तो आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि CRR का संक्षिप्त रूप क्या होता है। ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि CRR का जो अर्थ होता है, इसका संक्षिप्त रूप जो होता है आरक्षित अनुपात। ठीक है, इसका जो संक्षिप्त रूप होता है, ध्यान दीजिए, आरक्षित अनुपात। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा वाला आपका क्या है, नगद आरक्षित अनुपात। सॉरी, यहाँ पर हमने संक्षिप्त बोल दिया था, आपका असंक्षिप्त। CRR का असंक्षिप्त रूप क्या होता है, नगद आरक्षित अनुपात। जितने भी लोग नहीं जानते वो लोग जान लें, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अपक्षपात वर्ग के झुकाव को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अपक्षपात वर्ग के सुझाव को मापने के लिए किया जाता है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो 74 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी। 75 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बताएं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जवाब दे रहे हैं 10वीं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। कार्य के लिए खाद्य कार्यक्रम जो योजना है ये वर्ष 2004 में देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किए गए थे। ठीक है, कितने जिलों में, 150 पिछड़े जिलों में शुरू किए गए थे। यह 10 पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा वाला आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिए, आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारतीय तट रेखा को साझा करते हैं। सभी लोग बताएं। 77 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर पहला वाला है, ठीक है,
9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 77 नंबर क्वेश्चन में आपका पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन जो है 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पर राइट है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर पहला है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक डॉट डॉट सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी सरकार में, मतलब यहाँ पर एक कौन सी सरकार, यहाँ पर जो डॉट डॉट है यहाँ पर आपका लिखना है कि निरंकुश या लोकतांत्रिक या राजतंत्रवादी या अधिकारवादी। ऐसी कौन सी सरकार है जो संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करता है। सभी लोग जवाब दीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी। सो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो जितने भी लोग का 78 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 जो है लोकतांत्रिक ये आ रहा है, वो लोग यहाँ पर पल्सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है लोकतांत्रिक सरकार जो है संवैधानिक कानूनों तथा नागरिकों के अधिकार द्वारा खींची गई निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 79 नंबर जो है आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं। ठीक है, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं। सभी को आवाज़ तो क्लियर है ना? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला 552 सीटें, ठीक है, जितने भी लोग 552 सीटें जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आपका 552 सीटें, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इसमें अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? अधिकतम सीटें जो हैं 530 होती हैं। ठीक है, लेकिन जो भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित की गई हैं वो 552 निर्धारित की गई हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही निर्धारित किया गया है, आप लोग जान ही रहे हैं। बाकी होती कितनी है? 530। अधिकतम कितनी होती हैं? 552। भारत के लिए जो निर्धारित किया गया है वो 552। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। सभी लोग बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जितने भी लोग नहीं जानते वो लोग जान ले। जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है अनुच्छेद 75, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 75 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में जो कहा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है। ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विधायिकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। सभी लोग बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति ये जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राष्ट्रपति जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति को दोनों सदनों को आहूत करने की जो है पावर, मतलब इनको अधिकार है। क्या अधिकार है? राष्ट्रपति को दोनों सदनों को आहूत करने का, मतलब इन्हें संभालने का अधिकार है। और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति भी इनके पास, लोकसभा भी इनके हाथ में होता है, उसको उनका भी कंट्रोल इनके हाथ में होता है। आप लोग ये समझ लीजिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है तीसरा वाला। तो जितने भी लोग नहीं जानते वो लोग जान ले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है। सभी लोग बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है। तो 82 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर तीसरा वाला है संपत्ति का अधिकार, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये जो संपत्ति का अधिकार है ये भारतीय संविधान से मौलिक रूप से हटाया जा चुका है। ठीक है,
ये अधिकार हटाया कब गया था? जब 44वां संशोधन हुआ था, तो उसके अधिनियम के तहत सन 1978 ईस्वी में अनुच्छेद 19 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 19 के अनुसार इस जो संविधान को बिल्कुल से मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान से बिल्कुल हटा दिया गया था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है, संपत्ति का अधिकार, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्लियर देख लीजिए इसको। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, कौन सी याचिका जो है परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान दें। तो यहाँ पर जितने भी लोग 83 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जवाब दे रहे हैं परमादेश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपका ये परमादेश जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, सतुघई, किस देश में है? सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सभी को पता होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये अपना भारत में ही है, लेकिन ये भारत में ही नहीं, ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, जितने भी लोग अफगानिस्तान जवाब सोच रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ उत्तरी अफगानिस्तान में 2000 ईसा पूर्व के आसपास स्थापित की गई थी, इस सिंधु घाटी की सभ्यता को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर सभी लोग जान लीजिए, जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या है? A.O. होम। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा है, यहाँ पर A.O. होम लिखा है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा डार्क लिखा गया है यहाँ पर, तो जितने भी लोग तीसरा वाला समझ रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ड्योलर, डिक्लेयर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? सभी लोग देखिए, यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, आपको मैं बता दूं कि इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला है ये बिल्कुल करेक्ट है, अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल अकबर द्वारा मुग़ल महिलाओं और हरम की महिलाओं के लिए बनवाया गया था। ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो आपका फतेहपुर सीकरी का पंचमहल है दीवाल, तो ये आपका किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर ने बनवाया था। और किस लिए बनवाया था? मुग़ल महिलाओं और हरम की महिलाओं के लिए बनवाया था। ठीक है, सब तानाशाही थी। 88 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। सभी लोग बताएं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो 88 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जवाब दे रहे हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है मृतकों का टीला, जितने भी लोग का ऑप्शन है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनात को देखा जाता है? ठीक है, सभी लोग बताइए, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनात को देखा जाता है? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 4 21 जून जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 21 जून आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि 21 जून को जो है आपका ये मृत मनुष्यों का टीला जो है, इसे हम और भी क्या कहते हैं, मोहन का टीला, विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो यह आपका जो है 21 जून को अयनात को देखा जाता है शीतकाल में। सभी लोग ध्यान से देख लें इसको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है, आपके पास 3 ऑप्शन है,
ठीक है, इसमें से कौन सा युग्म सही है, आपको यही सही करना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो आपका पहला वाला है प्रधान माध्यान्ह रेखा रेखांश, ये क्या सही है? कर्क रेखा अक्षांश पर है, भूमध्य रेखा अक्षांश। ठीक है, तो हमें तो तीनों सही लग रहा है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है जवाब, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सभी विकल्प जो हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपसे जो 91 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टैलेग्माइट, ठीक है, स्टैलेग्माइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो किसके कारण होती है, सभी लोग ध्यान दें। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला है भूमिगत, ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर सभी लोग का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक विशेष प्रकार का निक्षेप होता है। तो जितने लोग का भूमिगत पानी आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। तो जितने भी लोग का ऑप्शन जो भी हो, लोग कमेंट में बताएं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा हार्ड नाम है, क्यूमुलोनिम्बस। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये जो है 20,000 फुट के नीचे ज़मीन के पाया जाता है। कितने भीतर? 20,000 फीट के नीचे है ज़मीन से। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 4 वाला आ रहा है लयनकाय। ठीक है, लयनकाय बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लयनकाय एक ऐसी झिल्ली है, ऐसी झिल्ली की संरचना ऐसी झिल्ली से घिरी होती है जिनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 4 जवाब दे रहे हैं लयनकाय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेपीज मतलब रकाब जिसे बोलते हैं, हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? ये आपको मैं बता दूँ, ये जो आपका रकाब स्टेपीज ये एक हड्डी का नाम है। ये मानव के शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? उंगलियों में कि नाक में कि कान में कि अंगूठे में? तो सभी लोग बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो रकाब स्टेपीज हड्डी होती है ये आपकी कान में पाई जाती है। और ये भी आप जान लीजिए कि ये कान की जो हड्डी होती है, पूरे शरीर में जितनी भी हड्डियां आपके पास है सबसे कमज़ोर हड्डी जो होती है हमारे कान की होती है और सबसे पतली हड्डी होती है। तो ये बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। और इसी के साथ ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अगले वीडियो के लिए हम लोग कल फिर मिलेंगे। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है।